नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को देख रहे हैं जिस पर अक्सर कम ही बात होती है। बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, वो कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, लेकिन फिर 1937 में वो अलग हो गया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजहें थीं कि बर्मा के लोगों ने भारत के साथ रहना नहीं चाहा? हमारे पास इस विषय से जुड़ी कुछ जानकारी है, कुछ दस्तावेज हैं, और इनके आधार पर हम कोशिश करेंगे इस अलगाव की कहानी को और इसके पीछे के जो कारण हैं उनको समझने की। तो चलिए इस दिलचस्प इतिहास की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। तो शुरुआत करते हैं थोड़ी पृष्ठभूमि से, है ना? ये बात है 19वीं सदी की। अंग्रेजों और बर्मी साम्राज्य के बीच 1824 से 1885 तक 3 बड़े युद्ध हुए, एंग्लो बर्मी युद्ध, और इनका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पूरा बर्मा ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1885 में तीसरा युद्ध खत्म हुआ और फिर 1886 में अंग्रेजों ने प्रशासनिक सहूलियत के लिए बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया, जैसे उस वक्त बॉम्बे था, मद्रास था, बंगाल था। वैसे हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था। कागज पर तो बर्मा भारत का हिस्सा बन गया, पर जमीनी हकीकत, लोगों की भावनाएं, वो शायद इस लकीर से मेल नहीं खाती थी। और जैसे जैसे समय बीता, बर्मी लोगों में ये एहसास, ये भावना मजबूत होती गई कि उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, भाषा, उनके मसले, ये सब भारत से, खासकर मेनलैंड इंडिया से बहुत अलग हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक ही राज्य के नीचे रहते हुए भी पहचान की भावना इतनी मजबूत हो सकती है कि वो प्रशासनिक एकता पर ही सवाल उठा दे। बिल्कुल। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बंटवारा नहीं था, फिर ये एक पहचान की लड़ाई बन रहा था। बिल्कुल। और इस अलगाव की मांग के पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं थीं, कई ठोस कारण थे, गंभीर कारण। अगर हम एक एक करके देखें तो शायद सबसे पहला और भावनात्मक रूप से सबसे गहरा कारण वो था धर्म और संस्कृति का बड़ा अंतर। बर्मा की ज्यादातर आबादी थेरवाद बौद्ध धर्म मानती थी। उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, जीने का तरीका, वो सब उस समय के ब्रिटिश भारत के जो मुख्य धर्म थे, हिंदू धर्म, इस्लाम, उनसे काफी अलग थे। और बर्मी समाज में धीरे धीरे ये डर फैलने लगा कि अगर हम भारत के साथ जुड़े रहे तो भारत की जो विशाल हिंदू और मुस्लिम आबादी है, उनकी संस्कृतियों का जो प्रभाव है, उसमें हमारी अपनी जो विशिष्ट बर्मी बौद्ध संस्कृति है, पहचान है, वो कहीं कहीं कमजोर न पड़ जाए या शायद खत्म ही हो जाए। उन्हें अपनी भाषा, अपने मठ, अपनी परंपराएं, इनके भविष्य की चिंता थी। ये अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता बचाने की लड़ाई थी एक तरह से। ये सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का सवाल बहुत अहम हो जाता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पैटर्न कई जगह दिखता है। जब भी किसी समुदाय को लगता है कि कोई बाहरी ताकत, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, उनकी जीवन शैली, उनके मूल्यों, उनकी पहचान के लिए खतरा बन रही है, तो वो अपनी अलग पहचान बचाने के लिए और ज्यादा संगठित हो जाते हैं, आवाज उठाते हैं। बर्मा के लिए थेरवाद बौद्ध धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, वो उनकी सदियों पुरानी सभ्यता थी, सामाजिक संरचना थी, राष्ट्रीय पहचान का अटूट हिस्सा था। तो इस पहचान पर कोई भी खतरा उन्हें सीधा महसूस होता था। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, और ये शायद वो मुद्दा था जिसका असर आम बर्मी लोगों पर सबसे ज्यादा था, रोजमर्रा की जिंदगी पर। ये था भारतीय प्रवासियों से जुड़ा हुआ असंतोष। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनियल इकोनॉमी चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों को बर्मा भेजा। ये लोग ज्यादातर दक्षिण भारत से थे, तमिल, तेलुगु भाषी और बंगाल से भी थे। इनमें कौन थे? खेत मजदूर थे, पोर्ट पर काम करने वाले कुली थे, छोटे व्यापारी, साहूकार थे, सरकारी क्लर्क थे, हर तरह के लोग थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ ये कि बर्मा के शहरों में, खासकर रंगून में और जो निचला बर्मा का डेल्टा इलाका है, वहां अर्थव्यवस्था के कई जरूरी हिस्सों पर इन भारतीय प्रवासियों का दबदबा बढ़ने लगा। अब स्थानीय बर्मी लोगों को नौकरियों के लिए, व्यापार के लिए, यहाँ तक कि जमीन के लिए भी इन बाहरी लोगों से कड़ी टक्कर मिल रही थी। इससे उनमें बेरोजगारी बढ़ी, आर्थिक असुरक्षा बढ़ी। लोग हमारे संसाधन हड़प रहे हैं,
हमारी नौकरियां ले रहे हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ मामला सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, इसने धीरे धीरे एक सामाजिक बल्कि कहे तो नस्लीय तनाव का रूप ले लिया। बर्मी बनाम भारतीय वाली भावना मजबूत होती गई और बाद में जो बर्मी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने इस भावना का अपने राजनीतिक फायदे के लिए खूब इस्तेमाल भी किया। ये औपनिवेशिक शक्तियों का एक जाना पहचाना मॉडल था। ब्रिटिश साम्राज्य अक्सर अपने एक उपनिवेश से लेबर या कैपिटल दूसरे में भेजता था जहां जरूरत होती थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसका लोकल समाज पर क्या असर होगा या इससे लोकल लोगों और बाहर से आए लोगों में कैसा तनाव बनेगा। बल्कि कई बार तो जैसा आपने कहा, उन्होंने इस तनाव को जानबूझकर हवा भी दी। बर्मा में जो हुआ वो अनोखा नहीं था। फिजी देख लीजिए, पूर्वी अफ्रीका देख लीजिए, मलाया देख लीजिए, हर जगह कमोबेश यही पैटर्न था। माइग्रेशन, आर्थिक मुकाबला, फिर सामाजिक तनाव। इससे सवाल ये उठता है कि इस तनाव के लिए जिम्मेदार कौन था? सिर्फ बाहर से आने वाले लोग या फिर वो पूरी कॉलोनियल व्यवस्था जिसने ना सिर्फ ये माइग्रेशन करवाया, इसे बढ़ावा दिया, बल्कि फिर जो तनाव पैदा हुआ उसका इस्तेमाल अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए किया? ये सवाल ये जटिल है। बिल्कुल, ये तो हुई आर्थिक और सामाजिक बात। अब इसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं। जिस समय बर्मा में ये सब चल रहा था उसी समय भारत में क्या हो रहा था? आजादी की लड़ाई जोरों पर थी और इस लड़ाई को लीड कौन कर रहा था? मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गांधी जी, नेहरू, पटेल, ये सब बड़े नेता थे। लेकिन जो बर्मा के अपने राष्ट्रवादी नेता थे, बुद्धिजीवी थे, उनको लगता था कि उनकी जो राजनीतिक लड़ाई है, उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनके लक्ष्य हैं, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफी अलग है। उन्हें ये महसूस होता था कि भाई कांग्रेस का पूरा ध्यान तो ब्रिटिश भारत के बड़े राजनीतिक संवैधानिक मसलों पर है। बर्मा की जो अपनी खास समस्याएं हैं, जैसे ये प्रवासियों वाला मुद्दा, बर्मी संस्कृति की रक्षा, बर्मा के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, इन पर कांग्रेस शायद उतना ध्यान नहीं देगी। उन्हें डर था कि इतने बड़े भारत के अंदर उनकी आवाज कहीं खो जाएगी, उनके हितों की बात ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने भारत की जो मुख्य धारा का स्वतंत्रता आंदोलन था उससे खुद को अलग रखना शुरू कर दिया और बर्मा के लिए एक अलग राजनीतिक रास्ता तलाशना शुरू किया, जिसका आखिरी पड़ाव था भारत से पूरी तरह अलग होना। वो भारत से आज़ादी नहीं बल्कि भारत से आज़ादी चाहते थे। हाँ, ये स्थिति बड़ी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि राष्ट्रवाद कोई एक जैसी चीज नहीं होती। एक ही साम्राज्य के नीचे अलग अलग इलाकों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन पनपते हैं, उनके लक्ष्य, उनकी चिंताएं, उनकी दिशाएं वो बिल्कुल अलग हो सकती हैं। भारतीय राष्ट्रवाद एक अखंड आज़ाद भारत की कल्पना कर रहा था, शायद जिसमें बर्मा भी शामिल हो। वहीं बर्मी राष्ट्रवाद अपनी अलग विशिष्ट पहचान और अपने अलग भविष्य को लेकर ज्यादा फिक्रमंद था। उनके लिए भारतीय राष्ट्रवाद उनकी अपनी आकांक्षाओं से मेल नहीं खाता था, बल्कि शायद एक खतरा लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी अलग राह चुनी। और इस पूरी कहानी में, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, अंग्रेजों की भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ भी अपनी वो पुरानी आजमाई हुई फूट डालो और राज करो वाली नीति, उसका भरपूर इस्तेमाल किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने पर्दे के पीछे से भी और कई बार खुलकर भी बर्मा के लोगों के मन में भारत से अलग होने की भावना को भड़काया, उसको समर्थन दिया। उन्होंने ये तर्क देना शुरू किया कि भाई बर्मा तो सांस्कृतिक रूप से, नस्लीय रूप से, यहाँ तक कि ज्योग्राफिकली भी भारत से बिल्कुल अलग है। ये तो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है, इंडिया का नहीं। इसलिए इसका प्रशासन भारत के साथ रखना एक अप्राकृतिक व्यवस्था है। और इस तर्क का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ बर्मा को अलग करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जो बढ़ती ताकत थी उसे कमज़ोर किया जाए। वो नहीं चाहते थे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की आग बर्मा तक फैले। बर्मा को अलग करके वो एक मजबूत, एकजुट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, फूट डालो और राज करो, ये औपनिवेशिक शासकों का सबसे कारगर हथियार था। वो जिन समाजों पर राज करते थे, उनके अंदर जो भी दरारें होती थीं, धर्म की, जाति की, भाषा की, इलाके की, उन्हें पहचानते थे और फिर उन्हें कुरेदते थे, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे। मकसद ये कि लोग आपस में उलझे रहें, लड़ते रहें और एकजुट होकर असली शासक यानी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े ना हो पाएं। बर्मा के मामले में उन्होंने जो पहले से मौजूद सांस्कृतिक फर्क थे और जो भारतीय माइग्रेशन से आर्थिक और सामाजिक तनाव पैदा हुआ था, उसका बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया। उन्होंने बर्मी राष्ट्रवादियों के अलगाव की मांग को हवा दी, क्योंकि ये उनके अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए फायदेमंद था। एक और अहम पहलू था अर्थशास्त्र का।
पैसा। बर्मा उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक था। चावल का बहुत बड़ा रोल था उसकी इकोनॉमी में। अब जो बर्मी राष्ट्रवादी थे, व्यापारी थे, जमींदार थे, उनका एक बड़ा तबका था जिसे लगता था कि बर्मा के जो कीमती आर्थिक संसाधन है, खासकर चावल के व्यापार से जो इतनी आमदनी होती है, उसका असली फायदा बर्मा को नहीं मिल रहा। उन्हें लगता था कि नीतियां कलकत्ता या दिल्ली में या लंदन में बैठे अंग्रेज अफसर बनाते हैं और वो भारत के या ब्रिटिश हितों को देखकर बनाई जाती हैं, बर्मा के हितों को नहीं। वो चाहते थे कि चावल के निर्यात पर, उसकी कीमतों पर, उससे होने वाले मुनाफे पर उनका अपना ज्यादा नियंत्रण हो। हाँ, और ये आर्थिक स्वायत्ता की इच्छा, ये अक्सर राजनीतिक अलगाववाद से जुड़ जाती है। जब किसी इलाके या समुदाय को लगता है कि भाई हमारे पास संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है और उन संसाधनों का फायदा हमें सीधा नहीं मिल रहा है, तो वो पहले ज्यादा आर्थिक अधिकार मांगते हैं और अगर वो नहीं मिलते तो फिर राजनीतिक अलगाव की बात करने लगते हैं। बर्मा के नेताओं को ये उम्मीद थी कि भारत से अलग होने के बाद वो अपनी अर्थव्यवस्था पर, खासकर अपने सबसे जरूरी प्रोडक्ट चावल के व्यापार पर बेहतर कंट्रोल कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल बर्मा के विकास के लिए कर सकेंगे। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता का सपना भी अलगाव के पक्ष में एक मजबूत दलील बन गया। तो ये सारे कारक, मतलब गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता, बड़ी संख्या में आए भारतीय प्रवासियों से आर्थिक मुकाबला और सामाजिक तनाव, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से अलग अपनी राजनीतिक राह बनाने की इच्छा, ब्रिटिश शासकों की फूट डालो राज करो की नीति और अपनी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल हासिल करने की आर्थिक इच्छा, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां बर्मा का भारत से अलग होना मतलब लगभग तय सा लगने लगा था। और इसी माहौल में ब्रिटिश संसद ने 1935 में एक बड़ा कानून पास किया। उसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये कानून वैसे तो मुख्य रूप से भारत में प्रांतीय स्वायत्तता और एक फेडरल स्ट्रक्चर लाने के लिए था, लेकिन इसी कानून के एक हिस्से में बर्मा को भारत से प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह अलग करने का प्रावधान भी था। ये समझिए कि ये अलगाव का कानूनी दस्तावेज था। और फिर आखिरकार इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1937 वो दिन आया जब बर्मा आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत से अलग हो गया। वो अब भारत का प्रांत नहीं रहा, बल्कि ब्रिटेन की एक अलग क्राउन कॉलोनी बन गया। इसका मतलब ये था कि अब उसका शासन सीधे लंदन से होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बर्मा के जरिए, दिल्ली से नहीं। बर्मा का अपना अलग गवर्नर बना, अपनी अलग विधानसभा बनी और उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा भारत से आज़ाद हो गया। हालांकि रहा वो ब्रिटिश साम्राज्य के ही अधीन। तो इन सब का कुल मिला के मतलब क्या हुआ? सार ये है कि बर्मा के लोग भारत के साथ इसलिए नहीं रहना चाहते थे क्योंकि कई स्तरों पर उन्हें लगता था कि उनका भविष्य भारत के साथ सुरक्षित नहीं है। उन्हें अपनी खास बर्मी बौद्ध संस्कृति और पहचान के भारतीय प्रभाव में घुल जाने या दब जाने का डर था। उन्हें अपने देश में जो बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी थे, उनसे आर्थिक मुकाबला और सामाजिक असुरक्षा महसूस होती थी। उनकी राजनीतिक उम्मीदें और समस्याएं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्राथमिकताओं से अलग थीं, तो वो अपना अलग रास्ता बनाना चाहते थे। और इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने भी अपने फायदे के लिए इस अलगाव को न सिर्फ हवा दी, बल्कि उसे कानूनी जामा भी पहनाया। साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर खुद का नियंत्रण पाने की इच्छा ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई। हाँ, ये पूरा घटनाक्रम हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। सबसे पहली तो यही कि औपनिवेशिक ताकतों ने सिर्फ अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए जो सरहदें खींच दी थी, वो अक्सर जमीनी हकीकत से, लोगों की सदियों पुरानी पहचानों से, उनकी सांस्कृतिक भिन्नताओं से और उनकी असली इच्छाओं से कितनी बेमेल हो सकती हैं। बर्मा को भारत में मिला ना अंग्रेजों का एक प्रशासनिक कदम था, लेकिन शायद वो कभी भी एक स्वाभाविक या स्थायी मेल नहीं बन पाया। और जब इस तरह के ऊपर से थोपे गए फैसले स्थानीय आकांक्षाओं और भावनाओं से टकराते हैं, तो उसके नतीजे अक्सर गहरे और दूर तक जाने वाले होते हैं, जैसा हमने बर्मा के अलग होने में देखा। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि पहचान का सवाल, अर्थव्यवस्था का सवाल और राजनीति का सवाल, ये तीनों आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर 1937 में बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग ना हुआ होता,
अगर वो भारत के साथ ही 1947 में आज़ाद होता या किसी और तरह से भारत का हिस्सा बना रहता, तो आज दक्षिण एशिया का राजनीतिक भौगोलिक नक्शा कैसा दिखता? भारत और म्यांमार के रिश्ते आज कैसे होते? क्या रोहिंग्या जैसा जो आज हम जटिल मानवीय संकट देखते हैं वो तब भी पैदा होता या उसका रूप कुछ और होता? और क्या भारत और बर्मा दोनों का आधुनिक इतिहास कुछ अलग तरह से लिखा जाता? ये एक वैकल्पिक इतिहास का ऐसा विचार है जिसके कई पेचीदा और सोचने वाले पहलू हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।